आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना से लड़ाई एक तरफ और सियासी लड़ाई एक तरफ, इन दोनों लड़ाइयों को बैलेंस रखने में सियासी पार्टियों को गजब का तजुर्बा है। यही वजह है कि 2022 में 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की आहट सियासी सरगर्मियों के साथ सुनाई देने लगी है, जिसमें रियासत यूपी भी है। कोरोना की दूसरी लहर में यूपी सरकार के इंतजाम और सेहत सिस्टम की पोल खुली है। यहां तक कि बीजेपी के कई एमएलए ने सहूलियात न होने की बात कही, वो भी तब जब वजीर आला योगी आदित्यनाथ रियासत में ऑक्सीजन की कमी की ना होने की बात कर रहे थे, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल में हुकूमत मुतहर्रिक भी नजर आई। कोरोना दौर में पंचायत चुनाव और बंगाल चुनाव ने हुकूमतों की तरजीहात को बरूए कार लाया। ये इंतखाबात जानलेवा भी साबित हुए। पंचायत चुनाव में कोरोना से मरने वाले मुलाजमीन की तादाद यूपी सरकार की फाइलों में अलग है तो टीचर्स एसोसिएशन की फहरिस्त में अलग। बहरहाल यूपी में मौजूदा मंजरनामे और बीजेपी की मीटिंगों से ऐसा महसूस होने लगा है कि पार्टी ने बहुत पहले ही भाप लिया है कि इस मर्तबा कठिन है डगर पनघट की। इसलिए गड़बड़ी और बदलाव की जरूरत कहां है, जिसे दूर करने की कोशिश के हवाले से पेशरफ्त जारी है। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी आने वाले दिनों में कई मीटिंग्स होने वाली हैं, जिसमें संघ की भी शिरकत होगी। वहीं सूबे में मौजूदा वक्त में जात पात पर मबनी सियासत नए मोड़ ले रही है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लीडरान की कोशिशें तो कम से कम यही कह रही हैं। जराये के मुताबिक बीजेपी के तंजीमी ढांचे में बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। क्या यह तब्दीली सरकार का अपने परफॉर्मेंस पर एतमाद ना होना माना जाए? इसके अलावा कई और सवालों की जानेंगे जवाब प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में तारुफ करा दें। हमारे दरमियान हीरो बाजपेयी साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, राजकुमार भाटी साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी खैर मकदम करते हैं इस खास पेशकश में। हीरो बाजपेयी साहब, आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ। मीटिंग्स का दौरा है, यूपी से लेकर दिल्ली में मीटिंग्स होने वाली हैं और इस मीटिंग्स में संघ को भी शामिल किए जाने की भी खबरें आ रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि वक्त से पहले भारतीय जनता पार्टी को सुगबुगाहट मिल चुकी है कि कहीं ना कहीं इस बार इंतखाबात में उनके इम्तिहानात कड़े होने वाले हैं, या फिर ये रूटीन की एक्टिविटी मानी जाए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के पहले से अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देती है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का यह दायित्व होता है कि वो जो काम कर रहा है और उसमें जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, दिल्ली में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो भी आला कमान है, वो तमाम चीजें नीचे से पूछता है। लगातार 2 साल से कोरोना है, कोरोना काल में हमने क्या सेवा की, क्या हमारे कार्य रहे और पार्टी संगठन किस तरह से चल रहा है, क्या क्या काम है, लोगों से बात ब्रीफ करना, लोगों से जानकारियां। मुझे लगता है हर राजनीतिक दल का यह दायित्व है कि वो अपने लोगों से पूरी जानकारी करे कि पार्टी किस तरह चल रही। और भारतीय जनता पार्टी एक 24/7 कैडर बेस्ड पार्टी है, तो अपने कैडर से जानकारी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संतोष जी आए, रहे, लोगों से बात की। और यह कयास लगाना कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, नहीं, एकदम सरासर गलत है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे और फिर उसी संख्या बल के साथ जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। रही बात ये सब सुगबुगाहट की, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व नीचे आया, लोगों से मिला, बात किया। कांग्रेस की तरह नहीं कि पूरा पंजाब दिल्ली में पड़ा है और पंजाब अधिकारियों के भरोसे पड़ा है। हमारा नेतृत्व नीचे आया, लोगों से बात किया, मिला। और मुझे लगता है हर राजनीतिक दल का जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है, उसका कार्यशैली ऐसी ही होनी चाहिए कि अपने लोगों से वार्तालाप, संवाद लगातार स्थापित रहे। कार्यों की जानकारी, क्या किया है, क्या करते हैं, क्या आगे करना है, इन सब चीजों की वार्ता होनी चाहिए। ठीक है। राजकुमार भाटी साहब, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मीटिंगों का दौरा रखे हुए है, वहीं दूसरी जानिब अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस तरह की कोई मीटिंग्स और किसी तरह की एक्सरसाइज की खबरें हम तक मौसूल नहीं हो पाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिशों को समाजवादी पार्टी रियासत में रहकर कैसे देख रही है? नहीं, देखिए, जो हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इन्हें इसी तरह की लिपापोती करनी चाहिए कि हमारी पार्टी में कोई विवाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, बहुत बढ़िया चल रही है, सरकार भी बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन जब कहते हैं ना, घर का झगड़ा जब सड़क तक आ जाता है, घर के गाली गलौज की आवाजें जब सड़क पर सुनाई देने लगती हैं,
और जो बर्तन फेंक फेंक के मारे जाते हैं वो बाहर तक आके गिरने लगते हैं, तो मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि मियाँ बीवी के बीच में क्या झगड़ा चल रहा है। राजकुमार भाटी साहब फरमाएं। राजकुमार भाटी साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हीरो वाजपेयी साहब, आपने समाजवादी पार्टी को सुन लिया, रियासत की बड़ी पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी। जी, आपको दोबारा हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हीरो वाजपेयी साहब, राजकुमार भाटी साहब का सीधे तौर पर यह कहना है कि भले ही हीरो वाजपेयी साहब इस बात को ना एक्सेप्ट करें, लेकिन घर का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है, तो क्या ये माना जाए? क्योंकि वो भी तो भाई बड़ी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, वो भी तो देख रही है ना वहां पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखिए, राजनीतिक दल और एक परिवार की पार्टी का अंतर शायद भाटी जी नहीं समझ पा रहे। वह परिवार के झगड़े थे, पार्टी के अंदर झगड़े थे, विरासत के झगड़े थे, सामान के झगड़े थे, लेन देन के झगड़े थे, चाचा भतीजा भिड़ गए। ये पार्टी विचार की पार्टी है। यहां निश्चित नहीं है कौन अध्यक्ष होगा, किसी को नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। वहां एक परिवार की पार्टी थी, झगड़े हुए, और जाकी रही भावना जैसी मुखड़ा वैसे ही दिखता है। तो उनके यहां ऐसा हो चुका, उन्हें लग रहा है कि जब कभी मीटिंग होगी, लोगों से वार्तालाप होगी तो विवाद है। जी, राजकुमार भाटी साहब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी साहब आपके पास आऊंगी। राजकुमार भाटी साहब अपनी बात को मुकम्मल करिएगा और ये बताइएगा नाज़रीन को कि आखिर यूपी में जो कुछ इस वक्त मीटिंगों का दौर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है और आने वाले दिनों में दिल्ली में भी मुनक्किद होंगी ये मीटिंगें, इन सब में क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी को, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं है। ये नागपुर से चलती है, ये आरएसएस का एक संगठन है, आरएसएस के इशारों पर चलता है। नागपुर से लोगों को भेजा गया कि अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी गत होगी, बुरी तरह हारेंगे, बहुत नुकसान होगा, क्योंकि योगी जी ने 4 साल तक केवल विपक्ष को गाली देने के अलावा, विपक्ष का चरित्र हनन करने के अलावा, बदनाम करने के अलावा, जो आजाद आवाज उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनको जेल भेजने के अलावा, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करने के अलावा कुछ किया नहीं है। या तो धार्मिक उन्माद पैदा किया है, या लोगों को गालियां दी हैं, ठोको पुलिस से, का ठोको, गोलियां चली हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये आए, लेकिन लखनऊ आके उन्हें अंदाजा हुआ कि अगर योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो भारी नुकसान होगा, लेकिन अगर योगी जी को हटाते हैं तो और भी ज्यादा भारी नुकसान होगा, क्योंकि ये बगावत कर देंगे और ये जो उन्माद के नाम पे वोट हासिल होती है भारतीय जनता पार्टी को, वो भी नहीं होंगी, क्योंकि विकास के नाम पे, शालीनता के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे, सेवा के नाम पे तो कोई वोट मिलने वाली नहीं है। ये काम तो किए नहीं, केवल उन्माद और नफरत के आधार पर जो वोट मिलती हैं वो योगी जी के चेहरे पे मिल सकती हैं। तो अब इनके अंदर यही मंथन चल रहा है कि क्या करें। ये तो शेर की सवारी जैसा हो गया कि शेर के ऊपर बैठा हुआ आदमी अगर उतरे तो शेर उसे खा जाएगा, और नहीं उतरे तो लेकर जंगल में भाग जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को तो हारना ही हारना है। और ये जो परिवारवाद पर कटाक्ष करते हैं, मैं हीरो वाजपेयी जी से बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि परिवार होना कोई बुरी बात नहीं है। जिन लोगों के परिवार नहीं होते उनके अंदर संवेदनाएं नहीं होती, उनके अंदर दया भाव नहीं होता, वो बहुत कठोर होते हैं। उन्हें दूसरों के बच्चे, जब अपने बच्चे भूखे मरते हैं तब एहसास होता है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। जिनके बच्चे ही नहीं है, परिवार नहीं है, तो वो परिवारवाद कहां से चलाएंगे? तो ये कटाक्ष आप हम पे मत किया कीजिए। हम घर परिवार वाले लोग हैं, पर बच्चों की परेशानियां समझते हैं, परिवार कैसे चलाए जाते हैं समझते हैं। इसलिए जब हमारी सरकार बनती है हम ऐसे कार्यक्रम लागू करते हैं जिससे आम जनता को लाभ मिले। हम एम्बुलेंस देते हैं, हम लैपटॉप देते हैं, हम सड़कें बनाते हैं, हम स्कूल अस्पताल बनाते हैं, हम बच्चों की फीस माफ करते हैं, बेटियों को कन्या विद्याधन देते हैं। आपने कुछ देर पहले कहा कि धार्मिक उन्माद, मजहबी फिरका परस्ती को बढ़ावा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। इस हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी। हीरो वाजपेयी साहब, सवाल ये कि बार बार भारतीय जनता पार्टी पर ये इल्जाम लगाए जा रहे थे और लगाए जाते रहे हैं कि नागपुर से सरकार चलती है, वहां से जो इशारे मिलते हैं, वहां से जो बातें कही जाती हैं, उसी पर सरकार मुख्तलिफ रियासतों में या फिर केंद्र की अगर बात कर लें तो उसी पर अमल दरामद होता है। तो क्या इससे ज्यादा कुछ और लोगों को सबूत चाहिए कि जो आने वाली मीटिंग्स हैं उसमें आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी शिरकत करने वाले हैं, जिसे आप हमेशा नकारते हैं? आपने जब से भारतीय जनता पार्टी को आप देख रही होंगी, कभी किसी आरएसएस प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी की किसी बैठक में भाग नहीं लिया और ना ही लेने वाले हैं।
ये एक मिथ है जिसको समझ नहीं पाएंगे। वो एक सेवा का संगठन है जिसका बड़ा बात तो वही है ना, सेवा का संगठन होने के बाद आखिर जो होने वाली सियासी मीटिंग है उसमें कैसे वो हिस्सा ले सकते हैं? जो खबरें हैं उसके हवाले से आपसे सवाल। मैंने कब कहा, किसने लिया हिस्सा? लेंगे आने वाले दिनों में। मैंने कहा कि दिल्ली में मीटिंग्स मुनक्किद होंगी और इस मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि आरएसएस चीफ भी शिरकत करेंगे। बैठक में आरएसएस का कोई भी व्यक्ति हिस्सा नहीं लेता है, न लिया है आज तक। ये भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है और अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार बैठकें करता है और उसी के हिसाब से कार्य करता है। मुझे लगता है विपक्ष में बौखलाहट योगी जी को लेकर बहुत ज्यादा है। अगर योगी जी खराब है तो इनको चिंता नहीं करनी चाहिए, और योगी जी अच्छे हैं तो वो बौखलाहट दिख रही है। 4 साल का कार्य किया हुआ है हमारे पास सेवा है, समर्पण है, नेतृत्व है, नीति है और एक स्पष्ट चरित्र है। उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। सपा को परेशानी की जरूरत क्या है? अगर इनको लगता है कि हम कहीं उस तरह से उन्माद फैला रहे हैं तो इस उन्माद को क्यों ये फैला रहे? ये जानकर चाहते हैं केवल एक मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण हेतु कि वोट मुझे मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं तुष्टीकरण की पार्टी है, जबकि तुष्टीकरण किसको करना है? समाजवादी पार्टी को। राजकुमार भाटी साहब, हमेशा से समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगता रहा है और मौजूदा दौर में अगर बात कर ली जाए आपके सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसटी हसन की, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है सीए एनआरसी को लेकर। तो क्या ये ना माना जाए कि वो समाजवादी पार्टी जब लखनऊ में इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे उस वक्त आपके किसी लीडर ने वहां पर जाकर लोगों का साथ नहीं दिया? तो क्या इस वक्त जो इस मौके पर मौजूदा दौर को देखते हुए जो बयान दिए जा रहे हैं, तो क्या ये ना माना जाए कि इंतखाबात की आहट को सुनने के बाद ऐसे बयानात आपकी पार्टी के लीडरान की तरफ से बदले जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन के वोट को देखते हुए हासिल करने के लिए? एक तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि जब एनआरसी के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया, उसमें समर्थन नहीं किया। समर्थन दिया, मैंने कहा कि लखनऊ के घंटा घर में जो आंदोलन चल रहा था, क्या वहां पर कोई आपका लीडर गया? मेरा ये कहना था। जी हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव खुद खाना बांटने उनके यहाँ गई, खाना लेके गई, उनके बच्चे भी समर्थन में गए। ये आपको अगर जानकारी हो तो आप ठीक से पता कर लें। समाजवादी पार्टी के नेता बार बार जाके उनकी में मदद करते थे, उनके समर्थन में थे। मैं खुद गया था वहां घंटा घर पे, एक दिन पूरे दिन में वहां रहा था। तो ऐसे नहीं, एनआरसी क्योंकि जो कानून था वो जो ये सीए के विरोध में हुआ था, नहीं एनआरसी तो हमारे लागू ही नहीं हुई। सीए जो कानून है वो भारतीय संविधान के खिलाफ है। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये मुसलमान के खिलाफ है या हिंदुओं के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। इससे देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की संवैधानिक भावना खतरे में है। लेकिन मैं उस जो हीरो वाजपेयी जी अभी कह रहे थे, कितनी साफगोई के साथ झूठ बोलते हैं, जो दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है, जो सबको पता है कि बीजेपी आरएसएस का संगठन है। बीजेपी में जो संगठन मंत्री होता है वो आरएसएस के आया हुआ होता है। बीजेपी की पूरी कमांड संगठन की आरएसएस के हाथ में होती है और आरएसएस के लोग बार बार सरकार की मीटिंग करते हैं सरकार के साथ। मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग हुई है आरएसएस की, पीछे गोमती नगर में एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें निर्देश दिए गए थे। तो ये कह देना कि आरएसएस ही टिकट तय करती है, आरएसएस ये तय करती है कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये तो देश का बच्चा जानता है। अब ये क्यों डरे हुए हैं, क्यों ये सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्यों झूठ बोल रहे हैं, वो तो वो जाने। और जो वो कह रहे थे कि हम घबराए हुए हैं, हम क्यों घबराए हुए हैं? हमने योगी जी की शिकायत आरएसएस के बीजेपी के 122 लोगों ने नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक है, ये हमने कब नकारा। पर आपने पूछा जो सवाल कि मोहन भागवत जी, अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, बीजेपी का आरएसएस से आपका यही पता नहीं चलता, कब इधर हो जाए कब उधर हो जाए। देखिए अभी तो आप कह रहे थे आरएसएस कब इधर हो जाए कब उधर हो जाए। आरएसएस कभी मीटिंग में शामिल लगातार एक विचार की पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं। अभी आपसे पूछा धरने पे कौन गया था, आपने परिवार योगी आदित्यनाथ का जब है ही नहीं, नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं, योगी जी का परिवार नहीं, एक परिवार की पार्टी कहां से हो जाएगी? फिर उनके बच्चे, ये एक परिवार की पार्टी है। हमारी पार्टी विचार की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। राजकुमार भाटी साहब, हमारी पार्टी जनसेवा की पार्टी है, विकास की पार्टी है, संवैधानिक मान्यताओं की पार्टी है। हमारी जब सरकार होती है, अखिलेश यादव ने तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 5 साल के शासन में पार्टी में
चाचा को तो आपने मैं निकाल के बोलूं बाहर क्या? किया। अगर आप परिवार बोल रहे तो हैं एक सेकंड, दूसरा हीरो वाजपेयी परिवार साहब, था। एक सेकंड। केवल अखिलेश, डिंपल और उनके बच्चे ही नेता है समाजवादी पार्टी के, तो ये परिवार नहीं तो और क्या है? जी, ये प्रॉपर्टी एक का सेकंड, विवाद नहीं तो हीरो और क्या वाजपेयी है? साहब, एक सेकंड, ये झगड़ा क्या है? लौटूंगी आपके पास। राजकुमार साहब, हीरो जी, मैं जब मेरा नंबर हो तो मुझे बोलना था, जब आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, वरना किसी की समझ में बात नहीं आ पाएगी। ठीक, बिल्कुल, आप बोलिए भाटी जी, आप बोलिए भाटी जी। भाटी साहब, 100 ऐतिहासिक काम किए, 100 काम मैं एक सांस में गिनवा सकता हूं अखिलेश यादव के, जो उत्तर प्रदेश की बहबूदी के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए। ठीक है। अखिलेश यादव ने बच्चों को लैपटॉप दिए, किसानों के लिए 5 लाख का बीमा योजना लागू की, किसानों को पानी फ्री किया, 2000 एम्बुलेंस दी उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में लोक भवन का निर्माण किया, 5 शहरों में मेट्रो चलाई, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया, 50 जिला मुख्यालयों को 4 लेन चौड़ी सड़कों से जोड़ा अखिलेश जी ने, पुलिस की भर्ती की, टीचर्स की भर्ती की, नए अस्पताल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। अखिलेश यादव ये काम कर रहे थे। पार्क बनाए, नहरों की सफाई की, गोमती रिवर फ्रंट बनाया, लोक भवन बनाया जिसमें मुख्यमंत्री बैठते हैं, पुलिस का मुख्यालय बनाया, पुलिस को 102 जो 100 नंबर वो दी, जो एम्बुलेंस 100 नंबर की सेवा दी पुलिस को, 100 डायल जो गाड़ियां दी, तो ये तमाम काम अखिलेश जी ने किया। तो अखिलेश गौर इक़्तिदार में क्या काम हुए, और राजकुमार भाटी ने जो काम गिनवाए उसके अलावा उन्होंने इससे पहले कहा कि 100 काम वो गिनवा सकते हैं। हीरो वाजपेयी साहब, आपकी सरकार में 100 काम नहीं बता सकते योगी जी का 4 कितने काम आपके बहुत बेहतर रहे, जो फलाही, जो समाजी रहे, जो रोजगार से जुड़े हुए रहे फैसले? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय प्रवक्ता भाटी जी कह रहे थे 100 काम कहे, मैं उनको 3 शब्दों में ही केवल काम बताता हूं। अखिलेश सरकार के 3 ही शब्द थे, भय, भूख और भ्रष्टाचार बढ़ा, जिसकी वजह से अखिलेश यादव सरकार की जनता ने विदाई कर दी। तो ये भय, भूख, भ्रष्टाचार की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की सरकार है, एक नहीं, साफ काम चेहरे कितने की सरकार है, किए? जैसे वो काम गिनवा रहे थे ऐसे आप भी गिनवा सकते हैं, जिस पर जनता का लगातार विश्वास है। इस कोरोना काल में पूरे देश ने, पूरे विश्व ने योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ की है। और जो भी देखिए, आप चाहे किसान का रख लीजिए, चाहे गन्ना किसानों के भुगतान का रख लीजिए, आप जो भी बकाया था, लोग चाहे किसान हो, कहीं भी कुछ ओलावृष्टि हो, कुछ हो, तुरंत वहां मुआवजा मिल रहा है, बीमा मिल रहा है। तो ये सरकार, शिक्षा में देखिए, पूरा शिक्षा का माफियाकरण था, शिक्षा माफिया हावी थे। हमने उत्तर प्रदेश की शिक्षा को एक जगह किया, रिजल्ट को टाइम से आने लगा। उत्तर प्रदेश के जो यूपी बोर्ड था उसका भी समान दर्जा हो गया सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के बराबर। हमारे शिक्षा को भी देखिए, हमने माफियाओं को जेल के पीछे किया। ये लोग क्यों बौखलाए हुए? जो माफिया जिनको ये संरक्षण देते थे, उनसे वसूली करते थे, जेल के सिच्चों के पीछे चले गए। जिनके भय से ये वोट बटोरते थे, वो खुद आज घबराए हुए हैं जेल के अंदर। सपा इसलिए घबराई हुई है कि भ्रष्टाचार की जो फ्रेंचाइजी इन्होंने मोहल्ले वाइज बांट रखी थी, उसको हमने खत्म कर दिया। और जो कार्य गिनाते हैं उसमें भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। इनके मंत्री आजम खान जेल काट रहे, सबसे लोकप्रिय मंत्री थे, इनके जेल के अंदर है। गायत्री प्रजापति को तो इन्होंने घड़ी में छुपा रखा था, सारे परिवार को 1 करोड़ 2 करोड़ रोज देना था। तो ये बात करेंगे, ये विकास की बात करेंगे? विकास का काम केवल गायत्री प्रजापति रोज पैसा दे जाए, इतना ही विकास किया था सपा ने? भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार थी। राजकुमार भाटी साहब, आपका जवाब। देखिए माननीय हीरो वाजपेयी जी, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता दूं, आजम खान आज भी लोकप्रिय नेता हैं, वो शानदार नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। उनके खिलाफ आपने फर्जी मुकदमे किए हैं। आजम खान बहादुर आदमी है, आपके डर से वो झुके नहीं, केवल उनकी ये गलती है, आपके सामने सीना तान के खड़े रहे बहादुरी पूर्वक। अब दूसरी बात सुनिए, आपने कहा कि अपराध जगत में केवल एक काम आपकी सरकार ने किया है कि जो मुख्यमंत्री के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज थे, वो मुकदमे वापस ले लिए मुख्यमंत्री ने अपनी कलम से। वरना तो अपराध का इतना बुरा हाल है कि बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, उनके थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। आपकी पार्टी के लोग झंडा लेके सड़कों पे बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकालते हैं। बुलंदशहर में जिस एक शानदार बहादुर इंस्पेक्टर की हत्या जिस आदमी ने की, आपकी पार्टी के समर्थन से वो जिला पंचायत का चुनाव जीता है। कुलदीप सेंगर की पत्नी को आपकी पार्टी ने टिकट दिया। एक जो 50,000 का इनामी गब्बर सिंह बदमाश जिसके खिलाफ 12 मुकदमे हैं, वो मुख्यमंत्री का सम्मान करता है, स्वागत करता है। आप फिर बीच में बोलने लगे, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं था। उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। अलीगढ़ में 100 आदमी नकली शराब पी के मर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली शराब बेच रहे थे। आज ही मथुरा में
भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर से नकली शराब बरामद हुई है। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हिस्ट्री सीटर को पुलिस से छुड़ा के भगा दिया। विकास दुबे के मामले में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पाला हुआ विकास दुबे था, उसने 8 पुलिस वालों को ठोक दिया। ये आपकी सरकार में कानून व्यवस्था की इतनी स्थिति खराब है कि 10-12 रेप रोजाना उत्तर प्रदेश में होते हैं, 10 मर्डर रोजाना उत्तर प्रदेश में होते हैं। वाजपेयी साहब, ये बात कहीं न किसी हद तक सही है, क्योंकि क्राइम रिकॉर्ड की अगर बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा भी ये कहता है कि क्राइम यूपी सरकार में मौजूदा, अगर जो डेटा की बात करें 2019 की, बढ़े हैं। नहीं, देखिए, इंस्टीट्यूशनल जो आपको माफियावाद था, शिक्षा माफिया, भू माफिया, ये जो इनके पाले हुए तमाम नेता थे जिनको इन्होंने जातियों के आधार पर, धर्मों के आधार पर जिताकर चला रखा था, उन सबका खात्मा हो चुका है। कुछ चीजें जरूर हैं। देखिए, हर सरकार को विपक्ष का एक सकारात्मक रवैया, जहां कम वहां हम, और सरकार को सुझाव देना चाहिए, लेकिन उन अपराधियों के पीछे खड़े हो जाना, उसके चक्कर में सरकार को कोसने लगना, अरे भाई बंद हो गए, जो अपराधी थे बंद है, क्यों? अभी जो मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही है, तो क्या ये नहीं माना जाए, जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये मान रही है कि सब कुछ पार्टी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, के अच्छे कार्यों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? 2022 के चुनाव में फिर हम जीते। कैसे आप लोगों को संतुष्ट करेंगे कि नहीं, पार्टी में सब कुछ बेहतर है? नहीं, पार्टी में सब कुछ बेहतर है। हमारी पार्टी एक विचार की पार्टी है, किसी परिवार की नहीं। सबकी राय लेकर, सबके साथ चलकर, सबके उससे तभी ना निर्णय होते हैं, तभी ना बैठक राजकुमार भाटी साहब अपनी बात कहने आते हैं। इनकी पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। एक मुखिया है, उसी से कहिए, या उसकी बीवी से कह दीजिए, या उसके बच्चों से कह दीजिए। हीरो वाजपेयी तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ ऐसी बात है नहीं, लेकिन दबाई खबरें निकलकर जो सामने आ रही, उससे ऐसा लग रहा है कि पार्टी में कहीं ना कहीं टेंशन है। तो दूसरी तरफ अगर आप, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि ये रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन समाजवादी पार्टी खुद अपनी पार्टी के अंदर किसी बदलाव और किसी तरह की तब्दीली की ख्वाह है, जिस हवाले से मीटिंग्स का किया जाना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी सन्नाटा ही दिख रहा है एकदम। क्यों, इसकी वजह क्या है? हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा चुनावों में, विधानसभा सीटों पे चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। हम लखनऊ और दिल्ली की मीटिंगों में विश्वास नहीं करते, हम गांव-गांव मीटिंगें कर रहे हैं। एक विधानसभा सीट पे हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की नजर है। प्रत्याशी लगभग आधे तय हो चुके हैं, जल्दी ही सूची जारी हो जाएगी। प्रत्याशियों को काम में लगा दिया गया है, संगठन को काम में लगा दिया गया है। रहा इनकी पार्टी का मसला, तो ये तो अभी यही तय करने में, ये तय नहीं कर पा रहे कि हमें योगी आदित्यनाथ को हटाने में इज्जत हमारी बचेगी या रखने में इज्जत बचेगी। लेकिन मैं बता देता हूं हीरो वाजपेयी जी, आप आकलन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रख के चुनाव लड़ेंगे तो आपकी 40 सीटें आएंगी, और अगर आप उनको हटा के लड़ेंगे तो आपकी 38 ही रह जाएंगे, 40 भी नहीं होने की हैं, 2 सीट कम हो जाएंगी। इससे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आपका असली चेहरा देख चुकी है। हीरो साहब, झूठे वादे करके, हीरो वाजपेयी साहब, ट्विटर से आप पार्टी चला रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। हम ट्विटर से चला के ही जिला पंचायत चुनाव में जीते हैं, आपसे दुगनी सीटें हमारी आई हैं। अगर ऐसा हुआ तब तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। लास्ट कमेंट। नहीं तो फिर समाजवादी पार्टी तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए ना, अगर ऐसा है। ये घबराए क्यों? हम तो प्रसन्न नहीं है, हम तो परेशान से। ये हमारे यहाँ बैठक हो रही है, उसे बौखलाए क्यों है? इतना भयभीत क्यों है योगी आदित्यनाथ से? योगी आदित्यनाथ पर ही सारा मंत्रिमंडल की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है समाजवादी पार्टी उनकी मीटिंगों से खौफजदा है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब।